सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय माता जी को नमन करते हुए इस यूथ एम्पावरमेंट कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं, उपस्थित मनीष कुमार जी, अशोक बाबू जी, ज्ञान प्रकाश जी, निशांत रंजन जी, नरेंद्र जी, रामनाथ जी, आशीष जी, अरविंद जी, लाल बाबू जी, डॉक्टर रामानंद जी, उपस्थित बिहार के अलग अलग जिलों से, क्षेत्रों से युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, जब से आया हूं मनीष जी को भी सुन रहा था, सभी गीतों के स्वर को भी सुन रहा था और सामने जब देख रहा था जिस भाव को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था सहस्त्रों प्रकाश पुंज, सकारात्मक ऊर्जा के पुंज इस गांधी मैदान में विद्यमान है। सकारात्मक ऊर्जा के पुंज यदि पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गए तो निश्चित है कि अंधकार मिट जाएगा। अंधकार कैसा? परिवर्तन संसार का नियम है। बार बार हम लोग मनीष जी को बोलते हुए सुन रहे थे कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। साथ में तीनों कितने लोग जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन काल में कुछ अच्छा हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जिस मैदान में हम लोग बैठे हैं इसका भी अपना इतिहास है, ऐतिहासिक मैदान है। कभी अंग्रेजों के अश्व भी दौड़ते थे, कभी स्वतंत्रता संग्राम के समय सभाएं भी आयोजित होती थी जिसमें एक भाव को लेकर कि राष्ट्र स्वतंत्र हो, दूर से लोग एकत्रित होते थे। उसी मैदान में आज जब हम एकत्रित हुए हैं तो मन में संकल्प है भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने का। इसका अपना एक महत्व है। मैदान तो ऐतिहासिक है ही। जिस भूमि से हम आते हैं, जिस भूमि पर आज आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आए हैं, ये भूमि भी अत्यंत ऐतिहासिक। अनेक परिवर्तनों की बात डॉक्टर मनीष ने की। कैसे कभी चंपारण से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का बिगुल बजा जिसने अपनी परिणति को प्राप्त की, कैसे कभी गौतम बुद्ध आए। अनेक परिवर्तन इस भूमि ने देखे, लेकिन कैसे संभव हुआ? क्या थे हम, क्या है हम? इस पर जब चिंतन करते हैं कुछ तो बात रही होगी। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, कभी इसी क्षेत्र से उस अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन किया जाता था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी और पूर्वोत्तर के पार तक थी। उस समय जब आज की भांति मार्ग नहीं थी जिससे आप सुगमता से आ सकते। आज की शंगन से भी आने में लोग 6 घंटे में पटना आ जाते हैं, लेकिन उस समय यदि यहाँ से किसी को सुदूर मोतिहारी भी जाना हो तो जाना आसान नहीं था। लेकिन शासन कहाँ तक था? सुदूर अफगानिस्तान के पार तक। मार्ग नहीं थे, आज की भांति प्रौद्योगिकी नहीं थी, इस प्रकार के माध्यम नहीं थे जिससे हम इतने सहस्त्रों लोग को एक साथ संबोधित कर सकते। लेकिन इसी बिहार में वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा चुनकर आते थे, लोगों के द्वारा चुने जाते थे और मिलकर अपने गणाधिपति को चुनते थे। क्या थी वैशाली? उत्तर बिहार का वह क्षेत्र जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक हो, उस वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जो उस सोच के प्रतीक थी कि शासक कोई भी हो सकता है, उसका चयन किया जा सकता है। यह आवश्यकता नहीं कि किसी परिवार का हो, यह आवश्यकता नहीं कि किसी कुल का हो, आवश्यकता नहीं किसी वंश का हो,
यदि उसमें गुण है तो शासक बन सकता है। इस अवधारणा को प्राचीन बिहार ने तब दिया जब इस प्रकार की अवधारणा पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। परिवर्तन की भूमि रही है, अपवाद प्रस्तुत करने की भूमि रही है। वैशाली की बात तो ऐसी थी कि कोई भी शासन कर सकता है। उसी बात को तो मगध ने भी तब सिद्ध किया जब हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक शासक वर्ग स्थापित था। भारत में भी इस रूप में मानते थे कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकता है, लेकिन मगध में जब नंदवंश का उदय हुआ, नंदवंश कहाँ से आता था? समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग शासन कर सका, ऐसा नहीं है कि उस समय विरोध नहीं हुआ हो। निश्चित लोगों ने आपत्ति की होगी, अनेक वर्गों ने आपत्ति की होगी, परंतु यदि शासन संभव हो सका तो दर्शाता है हमारे पूर्वजों की सोच कितनी बड़ी थी। जातियां तब भी थी, परंतु जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। शासकों के चयन तक में अवरोध नहीं था। उस भूमि से हम आते हैं, ज्ञान की भूमि। प्राचीन काल में वेदों को ज्ञान का भंडार हम मानते हैं, पूजते हैं। किसी भी परंपरा की जब शुरुआत होती है, उसका प्रारंभ होता है, तो परंपरा की अभिवृद्धि होती है। वैदिक परंपरा को यदि हम देखें तो वैदिक परंपरा में यदि हम प्राचीन काल में जाते हैं, ऋग्वेद में जाते हैं, नास्तीय सूक्त को पढ़ते हैं, तो पाते हैं कहीं न कहीं एक दर्शन उस प्रकार का है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों हूँ, और फिर कल्पना करता है कि जिसने मुझे बनाया, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, क्या वह भी जानता है कि वह कौन है? इस प्रकार का एक प्रश्न वहां पर मिलता है। और परंपरा जब बढ़ती जाती है, वृद्धि प्राप्त करती है, तो एक ऐसा समय आता है जब उस ज्ञान को हम उत्कृष्ट मानते हैं, और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब कहते हैं इस उत्कर्ष से अधिक उत्कर्ष नहीं हो सकता। उसको तब हमने वेदांत कहा, जहाँ वेदों का भी अंत हो जाए। और वेदों का अंत कहाँ हुआ? इसी प्राचीन बिहार में हुआ, मिथिला के वनों में हुआ, राजा जनक के दरबार में हुआ, जहाँ सोच क्या थी, हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्यों है। और जो प्राचीन प्रश्न था उसका उत्तर कहीं न कहीं वेदांत में तब हम पाते हैं जब हम कहते हैं ओम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तुम कौन हो? इतने सारे सकारात्मक ऊर्जा के पुंज बैठे हैं, सबके मन में एक स्वप्न है उस भारत का, उस बिहार का, जिसने कभी उस संसाधन विहीन अवस्था में, जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र विकसित नहीं थे, उस भारत का नेतृत्व किया था। कैसे किया था? क्यों किया था? क्या अस्तित्व था? कैसी सोच थी? मगध और वैशाली की बात तो मैंने की, छोटे बातों से ऊपर सोचने वाले लोग थे। हम तो उस वेदांत के दृष्टा थे जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भी विभेद नहीं था। कौन है हम? यदि हम युग को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। अक्सर जब सभी को मैं देखता हूँ, अपने बारे में वर्णन करता हूँ, सोचता हूँ, तो पाता हूँ मैं यात्री हूँ। गांधी मैदान तो यही है। अनेक वर्षों में अनेक लोग आए होंगे, चले गए, अनेक यात्री आए, चले गए। हम सब यात्री हैं। जन्म होता है, अलग अलग अनुभव ग्रहण करते हुए बढ़ते हैं, और फिर एक समय आता है जब उसका अंत हो जाता है। इस बीच में हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर जीता है, कुछ स्वप्न मन में लेकर चलता है। ये व्यक्ति कौन है? प्राचीन काल में दृष्टा ने कहा, आकाशात पतितं तोयम सागरम प्रति गच्छति। जल का एक बूंद जो आकाश से गिरता है, सागर की ओर चला जाता है। किसी बूंद की यदि कल्पना करें जो गिरता हो, तो कभी बूंद अपने आप को किसी कुएं के रूप में देखता होगा, किसी पात्र में रख दिया गया हो तो किसी पात्र के रूप में देखता होगा, किसी नदी का रूप हो तो उस नदी के रूप में अपने आप को देखता होगा। जल का बूंद तो वही है, और जब सागर में जाता है तो अपने अस्तित्व में विलीन हो जाता है, परंतु वह भी उसका अस्तित्व है क्या? जल का अस्तित्व क्या है? यदि हम युग को बदलना चाहते हैं, अपने आप को जानना होगा। और वेदांत की भूमि में ऋषि का दर्शन क्या था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या दर्शन था? क्या किसी व्यक्ति को हम पूर्ण मानते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति के सब गुण हैं, कहते हैं क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में कहते हो कि इसमें सब गुण विद्यमान है? बताइए, किसी के बारे में कहते हैं क्या? क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो जिसके बारे में कह सकेंगे इसमें सब गुण है, इसमें कोई कमी नहीं है? क्या किसी व्यक्ति को जानते हैं?
सन्नाटा है मतलब नहीं जानते हैं। और हर व्यक्ति जब किसी के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं इसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी होगी। लेकिन ऋषि ने क्या कहा? ऋषि का दर्शन क्या था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। इस सूत्र को मैं अक्सर युवाओं से साझा करता हूँ। तो हर व्यक्ति के मन में स्वप्न है कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पाते। उम्र की एक अवस्था के बाद यदि पूछो कि जब तुम 15 साल के थे तुम्हारे क्या स्वप्न थे, क्या तुमने उसको पूर्ण किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां थी, उसमें उलझ गए। लेकिन यदि इस मंत्र के मन को समझोगे, उस शक्ति को समझोगे जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, मंत्र क्या कहता है? जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। क्यों मैं कहता हूं सकारात्मक ऊर्जा के पुंज समक्ष बैठे हैं। यदि किसी सोने के टुकड़े को आप काटते हैं तो छोटे से छोटा जो कण होता है उसमें क्या गुण होते हैं? क्या गुण होंगे? उसी सोने के होंगे। लोहे के गुण तो नहीं आ जाएंगे कितना भी काटोगे। और यदि हम कहते हैं और मानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। यदि कहते हैं, मानते हैं और थोड़ा भी समझते हैं तो सोचो परमात्मा के गुण क्या हो जो समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती हो। क्या उसे हम किलोग्राम में, किलोमीटर में, किसी यूनिट से परिभाषित कर सकते हैं? वैसी असीम ऊर्जा का शोध, उसका यदि अंश भी कहीं विद्यमान हो तो असीम को कभी विभाजित किया जा सकता है क्या? इन्फिनिटी को कभी हम काट सकते हैं क्या? कितना भी छोटा कण होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा। तो ऐसे में जो हर व्यक्ति है, जो समक्ष बैठा हो, जो समक्ष नहीं बैठा हो, उसकी ऊर्जा की यदि हम कल्पना करें तो क्या ऊर्जा होगी? असीम। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि स्वयं को कमजोर समझते हो तो सबसे बड़ा महापाप, जिसमें पूरे सृष्टि की सारी शक्तियां समाहित हों, वह व्यक्ति यदि कहे कि कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी है। और यहाँ यदि हम बैठे हैं, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पिछले 26 वर्षों से यदि कार्य कर रही है, उसी अंतर्मन की ज्योति को जगाने का प्रयास कर रही है। जल तो जल है, कभी अपने आप को कुआं समझ सकता है, कभी नदी समझ सकता है, कभी इस महासागर भी समझ सकता है, परंतु जल का अस्तित्व क्या है? जल तो वही है। जल यदि अपने अस्तित्व को समझे, उसी प्रकार यदि आप और हम अपने अस्तित्व को समझे तो हम क्या है? उसी परम पुंज के रूप में एक अंश है जिसमें समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है। यदि इस रूप में हमने कल्पना करना प्रारंभ कर दिया, चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, और कुछ ऐसा ही चिंतन तो हमारे पूर्वज करते थे, हर व्यक्ति में उसी रूप को देखना, हर जीवात्मा में उसी ऊर्जा को देखना, तभी तो हम बड़ा सोच सके, तभी तो हम जातियों से ऊपर भी सोच सके, जहां शासकों के चयन में भी जातियां अवरोधक नहीं थी। तभी तो हम वेदांत का दर्शन कर सके, और जहां प्राचीन काल में ऐसी प्रेरणा स्थापित हो जाए, निश्चित चीजें बढ़ती हैं। और बड़ी बिहार के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? वेदांत की भूमि ने देखा, तत्व के विकास को देखा, दर्शन के विकास को देखा, बौद्ध धर्म का दर्शन आया, जैन धर्म का दर्शन आया, अनेक तत्व आए, अनेक सिद्धांत आए। शून्य की परिकल्पना यदि कहीं हुई, इसी भूमि में हुई, इसी पट्टा में हुई। आचार्य आर्यभट्ट, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के तो वंशज हैं। इसी पाटलिपुत्र के एक आचार्य, जिनके मन में जब पीड़ा हुई, पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण हो रहा था, यवन योद्धा, वीर योद्धा लक्षिण, जो स्वयं को देवताओं के पुत्र कहते थे, चले आ रहे थे। पूरे यूरोप में कोई देश नहीं बचा जिसको पराजित न किया हो। उस समय की बड़ी सभ्यता थी पर्शिया, पारस, उस पर भी विजय प्राप्त की और भारत की ओर आ रहे थे। भारत की स्थिति क्या थी? अलग अलग राज्यों में, गणराज्यों में, क्षेत्र में बटा हुआ यह देश अलग अलग शासकों के अधीन था। शक्ति बहुत थी। मगध के सामर्थ्य की हम लोगों ने बात की, क्यों हुआ, लेकिन यवन योद्धा लक्षिण जब आ रहे थे अपने सैनिकों के साथ, पूरे विश्व को विजय करने की कल्पना मन में लिए हुए थे, तो अलग अलग शासकों ने अलग अलग चिंतन प्रारंभ किया। कुछ ने सोचा जब समक्ष आएंगे तो युद्ध करेंगे, कुछ ने सोचा कि जब आएंगे हम संधि कर लेंगे, क्यों संघर्ष करें। लेकिन एक आचार्य के मन में पीड़ा थी कि यदि यवन आए और उन्होंने भारत को पदाक्रांत किया तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अपने मन में पीड़ा लिए तक्षशिला में रहते थे,
सूचना मिली, सूचना को लेकर मगध की ओर आए। इसी पाटलिपुत्र में आकर उन्होंने तत्कालीन नरेश धनानंद से कहा, अपने दायित्व का निर्वहन करें महाराज। यदि चाहते हो कि भारत परतंत्र नहीं हो तो आपको अपने दायित्व को ग्रहण करना होगा। केवल मगध में ही वह सामर्थ्य है जो पूरे भारत का नेतृत्व कर सकता है। भारत आपकी ओर देख रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन जिस नंदवंश का उदय एक महान सोच के साथ हुआ था, उसके शासक में भी कहीं न कहीं एक अहंकार जागृत हो चुका था। सोच छोटी हो चुकी थी। जो पूरे भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकते थे, उन्होंने अपने दायित्व को स्वीकार नहीं किया, आचार्य को अपमानित किया और कहा, जब अलक्षेंद्र आएंगे हम देख लेंगे, मगध की शक्ति को तुम नहीं जानते हो। आचार्य बड़े विचलित हुए। उन्हें लगा कि मगध ही नेतृत्व कर सकता है और भारत को एकत्रित कर सकता है अखंड रूप में, जिसकी आवश्यकता है। आज अलक्षेंद्र आया, कल कोई और आएगा, परंतु यदि हम बटे रहे तो निश्चित भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और तब जब बाहर निकले, उन्होंने एक युवक को देखा जो खेल रहा था इसी पाटलिपुत्र के उद्यान में, स्वयं को एक शासक के रूप में देख रहा था और अपने मित्रों को आदेश दे रहा था। आचार्य ने देर नहीं लगाई, समक्ष दिखे समर्थ को उन्होंने सम्मान के रूप में देखा, स्वीकार किया और कहा, बालक की माता से कहा, उस युवक की माता से कहा, मुझे इस युवक की आवश्यकता है, इसे मुझे ले जाने दो। और लेकर जब तक्षशिला गए तो जान चुके थे कि यदि भारत का नेतृत्व कोई कर सकता है तो यह युवक ही कर सकता है। युवक को उन्होंने प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया, और जब अलक्षेंद्र की सेनाएं आई, तक्षशिला ने उन्हें मार्ग दे दिया। भारत में पहला युद्ध महाराज पर्वतेश्वर के यहाँ पंचनद प्रदेश में हुआ, जहां यवन सैनिकों को भारत की सैन्य शक्ति का पता चल गया। अभी तक जहां भी लड़े थे, कभी हाथियों से सामना नहीं हुआ, परंतु युद्ध के लिए तैयार हाथियों से जब सामना हुआ और यवन सैनिक मारे जाने लगे, एक अलग प्रकार का हाहाकार पूरी सेना में मचा। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, राजा पर्वतेश्वर पराजित हुए। ग्रीक इतिहासकार क्या लिखते हैं सभी जानते हैं, लेकिन सेना में खलबली मच गई थी। इस बीच में युवा चंद्रगुप्त अपनी टोली के साथ मगध की क्षमता का वर्णन किया करते थे और बताते थे कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। इस प्रकार की कल्पना जब प्रतिदिन यवन स्कंदावर में चलने लगी तो सारे यवन सैनिक विचलित हो गए। एक युद्ध तो देख चुके थे जिसमें बड़ी भारी क्षति भी पहुंची थी, और जब उन्होंने सुना कि यहाँ कुछ ही अश्व थे, कुछ ही गज थे, जब मगध से सामना होगा तो न जाने कितने सहस्त्रों हाथी आएंगे, कितने सहस्त्रों अश्व आएंगे और लाखों पैदल सैनिकों से हमारा जब सामना होगा तो निश्चित है कोई यवन योद्धा बचकर नहीं जा पाएगा। अपने शासक राजा अलक्षेंद्र को देवदूत मानते थे, देवताओं का पुत्र मानते थे, लेकिन उनके समक्ष भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा आगे नहीं जाएंगे, तो आगे अब सामना मगध से होना है, उस मगध से जिसमें इतने अश्व हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। और तब अलक्षेंद्र बड़े विचलित हुए। मन में स्वप्न था विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मगध की क्षमता ऐसी थी, उस क्षमता का वर्णन युवा चंद्रगुप्त ने ऐसा किया था, लौटना पड़ा। स्वप्न लेकर चले थे, परंतु मगध के सामर्थ्य के समक्ष नतमस्तक होकर वापस गए, और वापस जाने के क्रम में सिंध के समीप एक तीर से घायल हुए और वापस यूनान लौट नहीं पाए। प्राचीन मगध का सामर्थ्य से इतिहासकार वर्णित करते हैं, ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं। उससे पुरानी बात, अभी जरासंध वध की बात हो रही थी। जरासंध वध कैसे हुआ? महाभारत यदि पढ़ते हैं तो महाभारत में पाते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कंस वध के बाद क्या किया उन्होंने? अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले गए। क्यों ले गए? भगवान कृष्ण ने कहा जरासंध का ऐसा सामर्थ्य था जिसके कारण मुझे अपनी राजधानी द्वारका ले जानी पड़ी। क्योंकि जब कंस का वध हुआ था तो महाभारत में एक श्लोक में वर्णित है कि जरासंध को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी गदा घुमाकर फेंकी और गदा गिरा मथुरा के समीप। तब कवि की व्याख्या हो सकती है गदा इतनी दूर जाकर गिरा हो, लेकिन संदेश क्या है? प्रभाव वहां तक था। और यदि महाभारत को पढ़ते हैं जरासंध का वध कैसे हुआ तो पाते हैं यदि किसी व्यक्ति को हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से आना हो, कैसे आएंगे? निश्चित है काशी पार करेंगे, प्रयाग पार करेंगे, पार करते हुए पाटलिपुत्र आएंगे, पाटलिपुत्र में फिर जाएंगे और राजगृह की ओर जाएंगे।
यही तो मार्ग है जिसे कोई स्वाभाविक व्यक्ति आएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जब चले, इस मार्ग से नहीं चले। उत्तर कुरु के माध्यम से नेपाल में प्रविष्ट हुए, नेपाल के जंगलों में होते हुए गंडक के किनारे बिहार की भूमि में आए और सदानीरा के किनारे चलते चलते यही सोनपुर के पास जब उन्होंने नदी पार की तो धीरे धीरे चलते हुए आज की बराबर की गुफाएं, जिसको बराबर की पहाड़ियों को गोरखगिरी महाभारत में कहते थे, उस गोरखगिरी पर चढ़ के भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और भीम ने जब राजगृह को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। महाभारत में वर्णित पढ़ सकते हैं, क्या बताता है, सामर्थ्य क्या था, शौर्य क्या था बिहार का उस प्राचीन काल में, जिसका इतिहास वर्णन नहीं करता, जिसको महाभारत में पढ़ते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण को यदि आप देखें किस रूप में आए थे, क्षत्रियों के वेश में नहीं आए, दूसरे मार्ग से आए, क्योंकि प्रभाव ऐसा था कि सीधे मार्ग से नहीं आ सकते थे। परंतु जरासंध का वध आवश्यक था, क्योंकि यदि नहीं होता तो राजसूय यज्ञ की जो अवधारणा थी पूर्ण नहीं होती। और तब सीधे युद्ध में नहीं पराजित करते हुए मल्ल युद्ध के आमंत्रण का विचार आया, और जब राजगृह आए मल्ल युद्ध हुआ और किस प्रकार से जरासंध का वध हुआ सभी जानते हैं। ज्ञान की भूमि, वेदांत की भूमि, शौर्य की भूमि, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया हो, जिसको विश्व विजय की कल्पना ली, अलग क्षेत्र चले उनको भी लौटना पड़ा हो, वैसी भूमि में उद्यमिता क्या थी। भगवान बुद्ध के जब समय के आलेखों को पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, कहा गया विश्व का पहला नगर है चंपा। चंपा विश्व का पहला नगर। चंपा कहाँ है? आज का भागलपुर अवशेष पड़े हुए हैं। क्यों कहा गया विश्व का पहला नगर? क्या बात रही होगी, कैसी उद्यमिता थी। जब भगवान बुद्ध चलते थे, इसी बिहार में ऐसे श्रेष्ठी थे कि जिस भूमि पर उनकी सभा होती, उस भूमि को सोने के सिक्के बिछाकर खरीदना जानते थे, खरीदना चाहते थे, होड़ लगी रहती थी। इतना धन कहाँ से आया, कैसे थे हम? इतना धन था तभी तो ग्रीक इतिहासकारों ने कहा सोने की चिड़िया है। कौन से भारत की बात हो रही थी? इसी क्षेत्र की तो बात हो रही थी जहां ऐसे श्रेष्ठी थे जिसके वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता। चंपा की बात करें तो क्या थी चंपा? कैसे संस्कृति का केंद्र जिसने प्राचीन विश्व को प्रेरित किया। व्यापारी आते थे, पूरे विश्व से आते थे, समुद्र मार्ग से आते थे और नदी मार्ग से, गंगा के माध्यम से, ताम्रलिप्ति से, जहाजों से चंपा की ओर आते थे। पूरे उत्तर भारत में जो व्यापार होता चंपा से प्रारंभ होता था। उस चंपा में कैसे लोग थे, कैसे व्यापारी थे जो पूरे विश्व में जाया करते थे। अवशेष आज भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया चले जाइए तो आज भी आपको अनेक गांवों के नाम, अनेक नगरों के नाम बिहार के उस समय के प्राचीन गांवों के नाम से मिलते जुलते मिलेंगे। कोरिया में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? और चंपा की प्रेरणा क्या थी? चंपा जब गूगल पर टाइप करेंगे तो संदेह है कि शायद शुरू में आपको उस चंपा का जिक्र ही ना मिले जो पुराना प्राचीन चंपा थी, जो आज का भागलपुर है। चंपानगर आज भी रेलवे स्टेशन के नाम से स्थापित है। लेकिन उस चंपा की प्रेरणा ऐसी थी कि 1500 वर्षों तक, दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। यदि आप चंपा टाइप करेंगे तो वियतनाम मिलेगा। ऐसी भूमि के तो हम वंशज हैं। ऐसे यशस्वी हमारे पूर्वज थे। ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि। आज क्या स्थिति है? क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? क्यों इस सोए सिंह को जगाने की बात कर रहे हैं? क्षमता थी। क्षमता तो ऐसी अद्भुत थी कि जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, तब भी ऐसी प्रेरणा विद्यमान थी जो न केवल भौतिक रूप से राष्ट्र को एकत्रित कर सकती थी, परंतु उस प्रेरणा का प्रभाव ऐसा था कि सुदूर विदेशों से लोग चलकर पैदल आते थे, इसी भूमि की ओर आते थे। यहाँ पर स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के तत्पर रहते थे, ललायित रहते थे। और उस भूमि के लोग, यदि आज हम देखते हैं वर्तमान में क्यों आवश्यकता है परिवर्तन की, क्या वैसे केंद्र आज बिहार में है जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आना चाहे, जहां कभी माध्यम नहीं थे, मार्ग नहीं थे, तब भी लोग आते थे। और तिब्बत की बात कीजिए, 1000 वर्ष पहले, केवल 1000 वर्ष पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने अपने अपने घरों से सोना दान दिया था। जिसके पास इतना स्वर्ण दान दे सकता उसे सोना दान दिया था अपने नरेश लाल लामा के कहने पर। क्यों दिया था? सोने का दान उस समय लोग क्यों किया करते थे? जब राष्ट्र को युद्ध में जाना हो, राजा को राशि की आवश्यकता पड़ती थी तो आह्वान होता था कि भाई अपने अपने घरों से कुछ सोना है तो दीजिए। लेकिन तिब्बत के लोगों ने सोना क्यों दिया था? हर व्यक्ति ने एक त्याग किया था, क्योंकि उस राशि से एक मंडली को विक्रमशिला भेजना चाहते थे।
कि विक्रमशिला से किसी आचार्य को आमंत्रित करें, जो आचार्य आए और तिब्बत में बताएं कि धर्म क्या है, क्योंकि बड़ी अपभ्रंश की स्थिति हो गई थी। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बातें तिब्बत में किया करते थे। और तब जब मंडली चली, बड़ी कठिनाई से चली, ठंडे रास्तों से होकर विक्रमशिला पहुंची। और तब विक्रमशिला के आचार्य, उनकी मनोस्थिति अलग थी। पूरे विश्व भर से लोग तो वहीं पढ़ने आते थे। आचार्यों ने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा यदि हम तिब्बत जाएंगे, बड़ा ठंडा देश है, हमारे जीवन की आयु छीन हो जाएगी, ऐसे में जिनको पढ़ना हो यहीं आ जाएं। बड़े विचलित होकर मंडली लौटी और राजा बड़े निराश हुए। तिब्बत नरेश को लगा, समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि शायद राशि कम पड़ गई, विक्रमशिला में कुछ और राशि भेजनी चाहिए। विचलित हुए। तिब्बत के लोगों से तो जो ले सकते थे ले चुके थे, अब राशि कैसे लाएं। खदान की तलाश में निकल गए और निकलते निकलते जो हिमालय की ओर दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें पता नहीं चला, अनुमान नहीं रहा कब नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। और तब के नेपाल के शासकों ने तिब्बत नरेश को बंदी बना लिया और कहा कि जो स्वर्ण पूरे तिब्बत वासियों ने दिया है उसे हमारे पास सुपुर्द कर दें, तभी आपको मुक्त करेंगे। राजा बड़े विचलित हुए। उनके पुत्र जब पूछने आए कि क्या उस राशि को नेपाल के शासकों को सुपुर्द कर दें, तो राजा लालामा ने मना किया। उन्होंने कहा मैंने तो अपना जीवन देख लिया है, कुछ ही वर्ष और शेष होंगे, लेकिन जिस राशि में हर तिब्बतवासी की भावना जुड़ी है, इसलिए जुड़ी है क्योंकि ज्ञान चाहता है, उस राशि को विक्रमशिला ही जाना चाहिए। पुनः एक मंडली भेजो और उनको बताओ कि आपके अस्वीकार करने के कारण हमारे नरेश की क्या दुर्दशा हुई है। और जब मंडली फिर से विक्रमशिला आई और इस दुख भरी गाथा को उन्होंने सुनाया, आचार्य बड़े विचलित हुए। फिर भी 3 वर्ष का समय लगा। 3 वर्षों तक मंडली वहीं रही और 3 वर्षों के बाद आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल तिब्बत गए। और आज कोई तिब्बती पूरे विश्व के किसी भाग में रहता हो, उसी वज्रयान को धारण करता है जिसे कभी विक्रमशिला ने बोया था। उसी आचार्य आतिश को स्मरण करता है जो कभी यहां से गए थे। ऐसे हम हैं। आज यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने स्वत्व को जगाना होगा, जानना होगा, जिसमें पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है। निराश नहीं होना होगा। और युवा में क्यों हम लोग युवा को बात करते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने युवावस्था में संकल्प ले लिया, उसने निश्चित इतिहास बनाया है। यदि उदाहरणों की आप बात करें, आदि शंकराचार्य क्या उम्र थी? केवल 8 वर्ष के थे जब उन्होंने संन्यास लिया था। अगले 8 वर्षों तक अध्ययन करके जब भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले, 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की। युवा शक्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 17 वर्ष के थे जब प्रथम दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और जब आज हम सोचते हैं कि हम इतने वर्ष के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता को हम नहीं जानते हैं। तो मेरा संदेश यही होगा। और जहां तक गायत्री परिवार से बचपन से जुड़ा रहा हूं, अखंड ज्योति पढ़ते बड़ा हुआ हूं, बचपन से यही सीखा है, निराश कभी नहीं होना, हारना मत, डरना मत, चलते जाना है। आज भी हूं और जितनी ऊर्जा ईश्वर ने तुम्हें दी है, उस ऊर्जा को जितना प्रसार कर सको करो। पिछले वर्ष 2021 के जनवरी में स्वामी विवेकानंद जयंती पे यहीं गायत्री मंदिर में ही पूरे बिहार के युवाओं से बात कर रहा था। बात में मैंने पूछा जब बिहार का स्मरण करते हो तो क्या स्मरण आता है? हर व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ कहा हमारा इतिहास बड़ा अच्छा था। तब मैंने कहा वर्तमान को जब देखते हो तो कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो बड़े निराश होते हैं, ये कमी है, हम तो सबसे पिछड़ गए हैं। तब मैंने कहा और अगर भविष्य की कल्पना करो वर्तमान को देखते हुए तो कैसा भाव आता है? तो नहीं, भविष्य में तो कुछ नहीं। केवल 3 हाथ उठे थे जिनके मन में भाव था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और मैंने पूछा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा जिसका इतिहास ऐसा रहा हो, उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज, डीएनए तो वही होगा, वही गुण होंगे जो लोगों को जोड़ना जानते थे, तो भविष्य उज्जवल क्यों नहीं हो? और तब इसी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रांगण में मेरे मन में कल्पना जगी कि क्यों ना इस संदेश को लेकर पूरे बिहार में युवाओं को प्रेरित करूं और बताओ तुम क्या थे, जिसका इतिहास ऐसा रहा हो, इतना गौरवशाली रहा हो, अपने आप को क्यों कम समझे। और यदि भारत का विकास हम चाहते हैं, हर बिहारवासी को संकल्प लेना होगा
ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी। जाति संप्रदाय के नाम पर संघर्ष छोड़कर स्वयं को जानते हुए शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में कुछ आंशिक किसी योगदान देना हो, निश्चित हम बदलेंगे। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार जिस अभियान को लेकर इस गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से मैं चला, लोग जुड़ते गए। एक वर्ष में ही केवल 50,000 से अधिक लोग तो केवल व्हाट्सएप में जुड़े हैं। और जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपके साथ बात कर रहा हूँ, सकारात्मक ऊर्जा के पुंजों से बात कर रहा हूँ, मन कह रहा है निश्चित भारत का भविष्य उज्जवल है। यदि हम सबने संकल्प ले लिया, कुछ आंशिक योगदान करना शुरू कर दिया, तो जिस बिहार की हम कल्पना करते हैं और पढ़ते हैं ऐसा था, उससे अधिक स्वर्णिम भारत का भविष्य हम निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि हम कर सके थे और करने की क्षमता आज भी रखते हैं। सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मैदान से जो जब जाएं, जो भाव आप ग्रहण कर रहे हैं, इसको यहीं छोड़ कर न जाएं, पूरे बिहार और पूरे राष्ट्र में उसको प्रसारित करें। अंतर्मन की भावना, उस जल की भावना जो आकाश से गिरा हो, उस पूर्ण की भावना आपके अंदर स्थापित है। और अंतर्मन की भावना जब प्रकाशित होती है, मन को मन से जोड़ती है, और जो बातें संभव लगती हैं, आचार्य चाणक्य ने जब कहा होगा कि भाई पूरे भारत को एक कर देंगे, तो लोगों ने उपहास बनाया, कैसे संभव है, कैसे कर सकेंगे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने किया। आज भी यदि हम सोचते हैं कि बिहार आर्थिक विकास में सबसे नीचे है, अनेक प्रकार के दृश्य देखकर हम द्रवित होते हैं, तो चिंता मत करना, चिंतन करना, निश्चित हम आगे जाएंगे। अपने जीवन काल में उस स्वप्न को देखो, उस बिहार के स्वप्न को देखो जो शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ा, रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ा, वो निश्चित कर पाएंगे। क्योंकि स्वप्न देखने चाहिए, लेकिन स्वप्न तभी सफल होते हैं जब उनका आधार होता हो और अंतर्मन की भावना शुद्ध हो। जितने लोग बैठे हैं, सबके मन की भावना शुद्ध। हर व्यक्ति एक राष्ट्र का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है। आधार है, आधार हमारा इतिहास है, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं, इसको किसको भी भूलना नहीं चाहिए। गीत सुन रहे थे, ऋषियों का देश रहा है, क्या भावना थी, इसका स्मरण करना चाहिए। और वह भावना जो समस्त सृष्टि को संचालित करती आपके अंदर स्थापित है, इस भाव के साथ यदि पढ़ोगे, अपने को स्मरण करके अपनी क्षमता को चलोगे, निश्चित हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।